शुरुआत तब होती है जब धरती पर एपोकलिप्स छा गया है, जिसके कारण धरती अब रहने लायक नहीं रही। इसलिए कुछ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर आने वाले जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्बर नाम का अंडरग्राउंड सिटी तैयार किया, जब तक धरती फिर से रहने लायक ना हो जाए, और इस उम्मीद में कि आने वाली जनरेशन को धरती के बारे में कुछ याद न रहे, ताकि वो तब तक वहाँ बने रहे जब तक उनका बॉक्स 200 साल बाद खुलने पर उन्हें आजादी का इंस्ट्रक्शन दिखा सके। उस बॉक्स को सिटी के सबसे पहले मेयर को रखने के लिए दिया गया, और इस तरह वो सदियों से मेयर टू मेयर पास ऑन होते गया। पर समय के साथ वो भूल गए कि इस बॉक्स में आखिर क्या है, और फिर एक समय 7वां मेयर बिना अगले मेयर को पास ऑन किए ही चल बसे, और वो बॉक्स समय के साथ लोगों की नजर से गुम हो गया, जो 200 साल बाद अपने आप खुल तो गया, पर उसका प्रयोग करने के लिए कोई ना देख सका। अब कुछ और दशक बीत जाते हैं और मूवी अंडरग्राउंड एम्बर सिटी की तरफ मुड़ जाती है, जो कुछ डिफाइंड सिस्टमैटिक नियम पर चलता है, जैसे फूड सप्लाईज, वॉशिंग डिपार्टमेंट और अन्य तरह के काम सेंट्रलाइज होते हैं, और सभी सिटी को चलाने में अपना रोल कहीं ना कहीं निभाते हैं। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने पर भी मेयर लॉटरी की मदद से तय करते कि सिटी चलाने के लिए उनकी कहाँ मदद लगेगी। आधुनिक टेक्नोलॉजी ना के बराबर होने के कारण ज्यादा करके काम मैनुअली होता है। पूरी सिटी जनरेटर पर रिलाई करती है रोशनी के लिए, पर क्योंकि सिटी को 200 साल की कैपेसिटी पर बनाया था, और क्योंकि अब 200 साल से ज्यादा गुजर गए होता है, जनरेटर धीरे धीरे कमजोर पड़ता दिखाई देता है और पावर हर कुछ घंटे गायब होती रहती है। मूवी में डून बहुत ही स्वावलंबी और पैशनेट टीनेज होता है अपने डैड की तरह, जिसका सपना सिटी के इलेक्ट्रिशियंस हेल्पर बनने का होता है, ताकि वो जनरेटर को फिक्स करने में अपना योगदान दे सके। उसके डैड भी एक काबिल इन्वेंटर होते हैं, जो सिटी के लिए कभी रिपेयरमैन हो चुके थे। वही लीना को हमेशा से मैसेंजर बनना था, पर जैसा कि उनका भविष्य एक लॉटरी पर निर्भर करता है, लीना को पाइप हेल्पर और डून को मैसेंजर का काम मिलता है, जो दोनों को भी पसंद नहीं आता। एक मैसेंजर बनने से बेहतर डून लीना से अपना काम अदला बदली करता है, क्योंकि इससे कम से कम वो जनरेटर के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा। वहीं आखिर में लीना को उसका फेवरेट जॉब मिल जाता है, जिसकी खुशी वो अपने दादी माँ से शेयर करती है, जो बूढ़ी होने के कारण उनकी मेमोरी कमजोर पड़ने लगती है। दिन बीतने पर लीना अपनी छोटी बहन को हमेशा की तरह सुलाने के लिए अपने डैड के रिकॉर्डेड कुछ वॉइस कॉल्स आंसरिंग मशीन द्वारा सुनाती है, क्योंकि उसके डैड अब नहीं रहे। उनके वॉइस कॉल्स में कुछ अन्य लोगों के, जैसे बोरो नाम के इंसान की भी आवाज सुनाई पड़ती है, जिसने उसके डैड के लिए एक मैसेज छोड़ा था कि उसने किसी चीज पर अपना इरादा बदल दिया है, और वो उसके साथ है कहकर वो मैसेज वहीं कट हो जाती है। अब अगले दिन लीना अपने पहले दिन के लिए उत्साहित, उसे अपना काम का पहला असाइनमेंट मिलता है, अपने चहीते आंट को मैसेज डिलीवर करने का। पर फिर उसी दौरान कोई पुअर मैन की चीख सुनाई पड़ती है, जो सिटी के अननोन डार्क लोकेशन से डर के मारे बाहर निकलता है, जहाँ सिटी के लोग को जाने की अनुमति नहीं होती। वो एकदम घबराया लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अननोन रीजन में कोई अजीब क्रीचर देखा, जो उनकी घर से भी विशाल था, और उसके बातों पर कोई यकीन नहीं करता, और सिटी के रूल्स तोड़ने के लिए ऑफिशियल्स उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। पर लीना चतुराई से उसके हाथ से गिरे क्रीचर का कोई कांटा उठा लेती है। वही डून भी अपने काम के लिए रिपोर्ट करता है, पर अब उसे धीरे धीरे समझने लगता है कि सिटी का पूरा सिस्टम ढहने के कगार पर है, क्योंकि उनके पास जनरेटर या पाइप्स को फिक्स करने के लिए नए पार्ट्स नहीं है। इसलिए उन्हें अब जुगाड़ से काम चलाना पड़ रहा है। इतना कम नहीं कि सिस्टम को ठीक करने के पीछे अब तक कितनों की जान गई, जिसमें से एक का उसे हेलमेट मिलता है, जो पाइप्स को फिक्स करने के चक्कर में डूबकर मारा गया। उसके मेंटोर सर की बर्ताव से साफ समझ आता है कि सभी अब हार मान चुके हैं सिस्टम से, इसलिए सभी अपने काम से काम रखते हैं। उन्हें अब परवाह नहीं कि कैसे उनकी समस्या को परमानेंटली फिक्स किया जा सके। पर डून में अब भी कुछ करने की जुनून होता है, इसलिए सर को बिना बताए उससे टनल का मैप झटक लेता है। टनल को एक्सप्लोर करते दौरान उसे एक लॉक चेम्बर मिलता है, जो सरप्राइजिंगली मैप से मिटा हुआ होता है। वहीं उसे एक ऐसा टनल दिखाई देता है जहाँ पे पूरा अंधेरा छाया होता है, पर किसी को नहीं पता कि उसके आगे क्या है, और वो स्मार्टली दूसरी तरफ निकलता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे कोई पुली दिखाई देता है, जिसके मदद से ऊपर चढ़ने पर वो सिटी के स्टोर रूम जा पहुंचता है, जो सिटी का फूड सप्लाई होता है। पर वो रूम खाली के बराबर होता है, जिसका मतलब है कि फूड सप्लाई सिटी के लिए कम होते जा रहे हैं, जिसका गार्ड लूपर को डून के ताक झाक करने पर उसे गुस्से से निकाल देता है। पर तभी पावर फिर से चली जाती है, और इस बार काफी समय बाद लौटती है, जिससे लोगों में डर बनने लगता है, और काफी मुश्किल के बाद जुगाड़ से उसे टेम्परेरी फिक्स करने में कामयाब होते हैं। इन सब डर सिचुएशन में लीना अपने ग्रैनी और छोटी सिस्टर का हालचाल देखने के लिए घर पहुंचती है, जहां उसकी ग्रैनी इन सब केओस में उसे कुछ बताने की कोशिश करती है कि घर में कोई चीज रखी है जो उसके ग्रेट ग्रैंड डैडी ने छोड़ी थी,
जो सिटी के 7th मेयर रह चुके थे। और लकीली लीना को वो बॉक्स मिलता है, पर उस बॉक्स से उसे कुछ समझ नहीं आता। वहीं ग्रैनी को भी बॉक्स के बारे में और कुछ याद नहीं रहता। घर का काम खत्म करने पर उसे उसी स्टोर रूम गार्ड लूपर से मेयर के लिए पहली संदेश में भेजने का असाइनमेंट मिलता है। संदेश लेकर लीना मेयर के ऑफिस पहुंचती है, जहां उसकी नजर उन तस्वीर पर पड़ती है जो अब तक सिटी के मेयर रह चुके थे, जिनमें से एक उसके ग्रेट ग्रैंड डैडी की भी तस्वीर होती है, जिनके हाथ में वही बॉक्स होता है जो उसे कुछ देर पहले मिला। यानी कि मूवी में अब एक छोटी पहेली सॉल्व होती है कि वो लीजा के ही ग्रेट ग्रैंड डैडी थे, जिनके तुरंत बाद वो बॉक्स गायब हो गया। वहीं संदेश देते दौरान लीना को मेयर के ड्रॉवर में काफी सारे टिन कैंस दिखाई देते हैं, जो वो तुरंत छिपाने की कोशिश करते हैं, पर आखिर वो क्या था हमें आगे समझेगा। लीना जब लूपर को कंफर्म करने के लिए लौटती है कि उसने संदेश पहुंचा दिया, उसे लूपर किसी से सीक्रेटली बातें करते सुनाई देता है कि उसे बस उसकी पड़ी है, क्योंकि सिटी में सून ब्लैकआउट छाने वाला है। इतना कम नहीं था कि सिटी पर अब और भी दुविधा छाने लगता है, क्योंकि फूड सप्लाईज और मेड्स की शॉर्टेजेस होने लगती है। लीना डून से मिलने पर उससे उसी क्रीचर का कांटा शेयर करती है, जिसको देखने के बाद डून को समझ आ जाता है कि ये बीटल का पार्ट है। पर बीटल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? उसके डैड के पास भी कोई जवाब नहीं होता, और वो किसी कारण से उसे इन सब में पढ़ने से मना करते हैं। जनरेटर की खस्ता हालत के बारे में भी वो बात करने को तैयार नहीं होते। वहीं लीना अब बॉक्स के रहस्य को पता करने में लग जाती है, जिसे वो सबसे पहले डून से शेयर करती है, जिस पर कोई मार्किंग, अजीब सा शाइनी बैज जैसा और कुछ पेपर के टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें जोड़ने पर उन्हें एक बड़ी खोज मिलती है कि ये एम्बर सिटी से निकलने का नक्शा है जो टनल से गुजरता है। पर लीना को एक चीज अजीब लगती है कि आखिर ये इंस्ट्रक्शन को सर्कुलर मैनर में ही क्यों लिखा गया। और उस कंफ्यूजन को अभी के लिए इग्नोर करते हुए तभी डून को याद आता है कि इस इंस्ट्रक्शन का उस मैप के अननोन लॉक डोर से कुछ संबंध हो सकता है। इसलिए तुरंत चोरी छिपते टनल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें कोई लमराता भागते दिखाई देता है और जिसके हाथों से कुछ खाने के पैकेट्स गिरा मिलता है। पर अब उन्हें सवाल आता है कि आखिर इस तरह के महंगे फूड आइटम्स कहाँ से आए, जबकि ये कब का मिलना बंद हो गए। वहीं स्टोर रूम में तो फूड की सप्लाई ऑलरेडी कितनी कम हो गई है, पर इससे पहले कि वो इसके तह तक पहुंच सके, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोई भयानक मोल लाइक क्रीचर उनके पीछे पड़ जाता है। दोनों बचते बचाते उसी स्टोर रूम में जा चिपते हैं, पर वो वहाँ भी पहुंच जाता है। पर अंत में दोनों टनल के रास्ते से बचकर निकल भागते हैं। पर फिर तभी लीना को डून के हेलमेट पर उसके डैड का नाम मिलता है, जिसका कारण डून बताता है कि इसे पिछली बार पहनने वाला डूबकर मारा गया। और उस नाम से लीना को याद आता है कि ये उसके डैड का ही है, और उसे अब तक सिर्फ ये पता था कि उसकी मॉम उसकी छोटी बहन को जन्म देते ही गुजर गई, पर अपने डैड के मरने के कारण के बारे में उसे पता नहीं था। और उसे बड़ा सवाल आता है कि इस पूरे सिटी में इतना पानी भी नहीं है कि वो डूबकर मर सके। फिर तभी उसकी आंट लीना से उसके डैड के एक जुनून का सीक्रेट शेयर करती है, जो उसने जानबूझकर उससे छिपा कर रखी, ताकि वो भी इस जुनून के पीछे अपनी जान न गवा दे। दरअसल उसके डैड को भी महसूस होने लगा था कि एम्बर सिटी कोलैप्स होने वाला है, इसलिए अपने कुछ साथी की मदद से वो सिटी के उस अननोन लोकेशन से डिग करने लगे। पर एग्जिट के खोज से पहले ही वो किसी अनजान नदी में डूबकर मारे गए। अब घर लौटते दौरान अपने फ्रेंड लिजी के पास फूड के पैकेट्स देखने के बाद, जो कितने ही समय से अवेलेबल होना बंद हो गई थी, उसे देखकर वो एकदम चौंक जाती है। और लिजी को मजबूरी में रिवील करना पड़ता है कि उसे लूपर ने ये सब दिया। और तभी लूपर को लमराते हुए देख उसे समझ आ जाता है कि उस समय टनल में वही मौजूद था, और तुरंत उसका दिमाग चमकता है और डून के साथ उसी लॉक चेम्बर की तरफ बढ़ते हैं। और उसका शक सही साबित होता है कि मेयर ने अपने लिए सारे फूड्स बचा कर रखे और सिटी के लोगों को लिमिटेड सप्लाईज पर मरने को छोड़ दिया। इसीलिए उसे पिछली बार उसके कैबिनेट में इतने सारे फूड कैंस दिखाई दिए थे, और वो होशियारी से उन्हें बिना उठाए वहाँ से निकल जाती है और दोनों लीना के घर आगे का प्लान तय करने लगते हैं। और फिर तभी जब लीना अपनी छोटी बहन को फिर से वही वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज सुना रही होती है, डून नोटिस करता है कि उसमें से एक बोरो की आवाज दरअसल उसके डैड की है, जिनका पूरा नाम लॉरिस बैरो हैरो है। यानी कि उसके डैड भी लीना के डैड के साथ उस खोज में शामिल थे, जिन्होंने ये बात उससे छिपा कर रखी ताकि वो लीना के डैड की तरह इस जुनून में जान न गवा दे। अब हमें समझ आता है कि शुरुआत से वो क्यों उसके उन खोज और जनरेटर के बात को इग्नोर कर रहे थे। वो अपने डैड को कन्फर्ट करता है कि आखिर वो उस अननोन लोकेशन तक कैसे पहुंचे, ताकि उसके पास जो खोज की जानकारी है, उनके जानकारी की मदद से वो शायद यहाँ से निकलने का रास्ता पता कर सके। वहीं दूसरी तरफ लीना मेयर का पोल खोलने के इरादे से मेयर के ऑफिस पहुंचती है, पर नादान को खबर नहीं कि मेयर के ऑफिशियल्स भी इसमें मिले हुए हैं, जो उसे मेयर के हवाले कर देते हैं। पर इसी दौरान लीना नोट करती है कि मेयर के गले में भी
बॉक्स में मिले बैज की तरह वही बैज है। और जैसा कि उन्होंने अब तक साबित किया कि उन्हें सिटी के लिए कोई परवाह नहीं है, सिटी का पावर फिर से जाते ही वो मौका देखकर उनके गले से वो बैज झटक कर भाग निकलती है। पर मेयर के ऑफिसर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं, जो उनका पीछा करते करते डून के घर जा पहुंचते हैं। पर उसके डैड होशियारी से उसे भगाने में मदद करते हैं। दोनों आंट की उसी सीक्रेट लोकेशन जा छिपते हैं और अब उनके पास वहां से भागने का और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि मेयर के गार्ड्स बाहर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। अब कोई और चारा नहीं, इसलिए उसकी नजर उसी मशीन पर पड़ती है जो उसके डैड ने रीना के डैड के साथ यूज की थी एग्जिट के खोज में। दोनों कैसे जो मशीन का यूज करेंगे सिटी के अब मेयर का और उनके बैच को मिलाने के बाद उन्हें जनरेटर का साइन दिखाई देता है, यानी कि एग्जिट का क्लू जनरेटर के चेंबर में छिपा हो सकता है। इसलिए तुरंत अपने सिस्टर पॉपी को लेकर जनरेटर का चेंबर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसे वो अनलॉक नहीं कर पाते। पर फिर तभी रीना को अपने उस कंफ्यूजन का जवाब मिलता है कि इंस्ट्रक्शन को आखिर सर्कल में ही क्यों लिखा गया, क्योंकि वो जमीन पर बने मार्किंग से मैच कर जाता है और इंस्ट्रक्शन के अनुसार लॉकर के पीछे क्लू की खोज करने लगते हैं। और तभी उन्हें उन एक लॉकर के पीछे कोई सीक्रेट चेंबर मिलता है, जहाँ कई और लॉकर्स दिखाई देते हैं और उन लॉकर के पीछे भूख लिखा होता है। और जैसे ही अगले इंस्ट्रक्शन के अनुसार किसी लीवर को घुमाते हैं, कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और लॉकर्स एक एक करके जनरेटर चेंबर में जाने लगते हैं। अब चेंबर में एंटर करने के बाद उन्हें सिटी के पीछे की दुनिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक नदी बह रही होती है और वो लॉकर बोट में बदलकर नदी से एक व्हील की तरफ जाकर टकरा जाती है। उन्हें अब समझ में आता है कि ये बोट सिटी के लोगों को एस्केप करने के लिए बनाई गई थी, पर पानी का स्तर कम होने के कारण बोट उस व्हील के ऊपर से निकल नहीं पा रही थी। अगला इंस्ट्रक्शन किसी वन रूम की तरफ होता है, पर बाद में उन्हें समझ आता है कि वो दरअसल एल रूम है, जो इमरजेंसी कंट्रोल रूम को रिप्रेजेंट करता है। उसके लॉकिंग सिस्टम को देखने पर उन्हें अब रियलाइज होता है कि उनका बैच दरअसल एक की है, जिसके मदद से जब वो कंट्रोल रूम में एंटर करते हैं, वो रूम पूरे मैकेनिज्म का कंट्रोल रूम निकलता है, जिसका कंट्रोल रूम ठीक ऊपर स्थित होता है। इंस्ट्रक्शन के अनुसार कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करते ही वो थमा हुआ व्हील चलने लगता है, जिससे अब पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पर वो बीच में ही अचानक से अटक जाता है। वही मैकेनिज्म के ऑन करने से और सडन प्रेशर के कारण सडन सर्ज ऑफ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से सिटी के लैंप्स फूकने लगते हैं और हाई प्रेशर में सिटी में पानी रिलीज होने लगता है, जिससे मेयर को लगने लगता है कि यही सिटी का एंड है। इसलिए डर के मारे अपने फूड रूम जा छिपता है, पर जैसे को तैसा वही मोल्ड क्रीचर उसको अपना शिकार बनाता है। वही लकीली सल उनकी मदद के पुकार को सुन लेता है और तुरंत खुद से व्हील को फिक्स करने लगता है, जिसे वो फिक्स करने में सफल तो हो जाता है, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि व्हील को एक्टिवेट रखने के लिए लीवर को होल्ड करके रखना जरूरी होता है। वहीं पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है, इसलिए और कोई चारा न होने के कारण सल उसे वहीं छोड़कर एग्जिट की तलाश में निकलने की सलाह देता है। तीनों तुरंत बोट के मदद से निकल पड़ते हैं और एक बड़ी लहर की मदद से व्हील के ऊपर से निकल जाते हैं, पर इसमें सल भी मारा जाता है। तीनों अब सीरीज ऑफ टनल से गुजरते हुए आखिर में एक स्लाइडिंग लैडर से फिसलते हुए गुफा के आखिरी एरिया में जा पहुंचते हैं, जहां उन्हें दूर से हल्की रोशनी नजर आती है। जब वो किसी गेटवे से बाहर निकलते हैं, वो फाइनली खुद को धरती की सतह पर पाते हैं, पर सभी तरफ अंधेरा देखने के बाद जिन्हें अंडरग्राउंड रहने के कारण सनसेट या सनराइज का अनुभव नहीं होता, उन्हें लगने लगता है कि सतह भी रहने लायक नहीं है। पर जब कुछ देर बाद सनराइज होता है, तब उन्हें धरती का पुनर्जन्म साफ नजर आता है, जो कई वर्ष के समय में अब रहने लायक बन चुकी है। तभी एक बग को फॉलो करते हुए उन्हें एक खाई नजर आती है, जहाँ से एम्बर सिटी साफ नजर आता है, पर गहराई होने के कारण उनकी आवाज नहीं पहुँच पाती। इसलिए एक पत्थर की मदद से अपना संदेश और इंस्ट्रक्शन के साथ फेंकते हैं, जो सहयोग से डून के डैड को मिलती है, जिसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि डून ने एग्जिट खोज निकाला और फिर मूवी वहीं एंड हो जाती है। मूवी के एंडिंग से आपको साफ समझ ही आ गया होगा कि वो संदेश जानबूझकर डून के डैड हाथ लगते दिखाई है, क्योंकि उनके पास वो इंजीनियरिंग टैलेंट होता है जिसके मदद से वो लोग वहां से निकल पाएंगे, ताकि मूवी को एक हैप्पी एंडिंग दिया जा सके। वहीं अगर आपको ये सवाल आ रहा होगा कि अगर वो सिटी के लोगों को सीधा देख सकते थे, तो नीचे के लोगों को ऊपर की रोशनी कैसे दिखाई नहीं दी? वेल, इसका लॉजिक ये है कि पहले तो सिटी अंडरग्राउंड में होने के कारण वहाँ हमेशा लाइट की मदद से रोशनी बनी होती थी। वहीं एक आखिरी सवाल कि आखिर में क्लूज को इतना सीक्रेटली क्यों बनाए रखा? वो सारे मैकेनिज्म और क्लू इस तरह क्यों छिपाए गए जो आसानी से मिल ना सके? दरअसल उनका प्लान ही था कि सिटी के लोगों को पता न चले कि धरती नाम की कोई जगह है, ताकि वो अपना 200 साल तक का समय अंडरग्राउंड
एस्ट्रोनॉट इसके बारे में बिना सोचे निकाल सके और समय आने पर उस इंस्ट्रक्शन की मदद से वो पता कर सके कि यहाँ से निकला जा सकता है। और आखिर में मूवी के नाम का मतलब है अंगार, यानी कि रोशनी से भरा शहर। मुझे ये मूवी वन टाइम वॉच लगी, बट डेफिनेटली ये आपको अंत तक बनाई रखेगी कि आखिर यहाँ से एस्केप कैसे होगा और वहीं धरती 200 साल बाद कैसे दिखाई देगी। वैसे अंडरग्राउंड सिटीज की मूवी में आपकी कौन सी मोस्ट फेवरेट मूवी रही? मुझसे अपने फेवरेट मूवी जरूर शेयर करें।